हे आर्नोल्ड, क्या सच में तुम्हारे पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी चली गई है? अब जरा सोचो, 1908 में चार्ल्स गाथरी ने पहला कामयाब हेड ट्रांसप्लांटेशन किया था। हालांकि उन्होंने ये डॉग्स पर किया था। उनमें से एक सिर को डॉग के गर्दन पर उल्टा सिलकर लगाया था। 1950 में डेमाकॉव ने दूसरे सिर की फुल फंक्शनिंग अचीव करी। उसने 20 डॉग्स के सिरों की हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी करी। फिर एक डॉग का सर दूसरे की बॉडी पर ट्रांसप्लांट किया गया। और फिर एक मंकी था जिसने ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर को काटने की कोशिश करी। 2013 में सर्गियो कैनावेरो ने ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट के प्लान की घोषणा की थी, जिसकी कॉस्ट $12.8 मिलियन थी। 2017 में उसकी लीडरशिप के अंदर मरे हुए इंसान के सर को लाश पर ट्रांसप्लांट किया जाता था। वैसे ये तुम पर अच्छा लग रहा है आर्नोल्ड। अब तुम्हारे पार्ट को रिहर्स करने की बारी है। उम्मीद है कि गुस्से में तुम इन खूबसूरत सिरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें अपनी यूनिसाइकिल को स्प्रिंग बोर्ड पर जगल करते हुए बर्निंग हूप से गुजरना है। ये लगता है उन्हें तुम्हारी बेवकूफियां पसंद नहीं है आर्नी। तुम्हारी बॉडी को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल के साथ उलझने की कोशिश मत करना। तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम परफॉर्मेंस खराब मत करना। ग्रैंड प्रीमियर, सभी की आंखें तुम पर हैं आर्नोल्ड। आज तुम शो का सबसे जरूरी हिस्सा हो। सब अच्छे से करना दोस्त, तुम बढ़िया कर रहे हो। बस थोड़ा और क्या वहां पर टगाया है? क्या वो तुम्हें देखने आई है? नहीं नहीं, अपना ध्यान मत भटकाना। अभी नहीं आर्नोल्ड। कितना बेवकूफ है। जेंटलमैन बनने की कोशिश में तुमने खुद को और सच्चे भाइयों को शर्मिंदा कर दिया। ये इस सर्कस की अब तक की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, उठो। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही खेल लिया आर्नी। अब समझदारी इसी में है कि तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्नोल्ड। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम आराम से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ पड़ने के बाद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। रैम स्लीप ऐसी हालत होती है जब आपकी बॉडी हिल डुल नहीं पाती। स्लीप पैरालिसिस में आपका दिमाग तो जाग जाता है पर मसल फ्रीज रहते हैं, तो आप देख और सुन तो सकते हैं पर हिल नहीं सकते। ऐसी हालत में आपको वहम होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर आप पर बैठा हो, पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहता। क्या हुआ आर्नी? क्या तुम्हें अंधेरे में सोने से डर लगता है? धरती पर लगभग 10% लोगों को निक्टोफोबिया होता है, मतलब अंधेरे का डर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक जेनेटिक दिक्कत है। हमारे पूर्वजों को डर रहता था कि रात में जंगली जानवर उन्हें खा न लें, इसीलिए अपने आप ही हमारा दिमाग अंधेरे में डरावनी चीजें सोचने लगता है। ओह, लगता है उस खिड़की के पीछे कोई है। हाँ, दुनिया में अगर सबसे बड़े डरपोकों की रैंकिंग होगी तो आर्नोल्ड तुम फर्स्ट आओगे। ये सारा डर हमारे दिमाग में एमिग्डाला में शुरू होता है। ये डर की फीलिंग इस छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह से शुरू होती है। कुछ ऐसे असली केसेस भी हैं जहां लोगों का एमिग्डाला अर्बक वाइट नाम की बीमारी की वजह से खराब हो गया, जिससे हमेशा के लिए डर लगना ही बंद हो जाता है। पर तुम्हारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है, अपनी खुद की परछाई से भी। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है। पर लाइट्स ऑन करके सोना भी एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे नींद के दौरान रिलीज होने वाले मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जाहिर सी बात है, ताकि आप एक मोटे भद्दे बड़े पेट वाले डरपोक ना बनो, इसीलिए आपको अंधेरे में सोना चाहिए। हाँ, ऐसे सोना जब आपको लग रहा हो कि अंधेरे में कोई और भी है, आसान नहीं है। शायद ये बस आपका वहम हो। ओह, या शायद नहीं भी। तो वेयरवुल्व्स को लाइकेंथोप्स कहा जाता है। एंशिएंट ग्रीस के लोगों ने उन्हें ये नाम दिया है। इस नाम को देने वाला लेखक हेरोडोटस था, एक 2500 साल पहले का इतिहासकार, जिसने सीथिया के बारे में बताते हुए कुछ लोगों के बारे में बताया था जो वुल्व्स बन सकते थे। और वैम्पायर्स के लिए वो वर्ड वैम्पायर सबसे पहले 1734 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दिखाई दिया था। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो, मैं बहुत खुश हूँ। पर रुको, वो तुम्हारे गले पर क्या है? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो।
असल में तुम पहले इंसान हो जिसे वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ने एक ही समय पर काटा है। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम आखिर दिखोगे कैसे। जब तक तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें एक दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। 1999 में 907 लोगों ने अपने नाम से इंश्योरेंस करवाए थे कि कहीं वो भी पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ ना बन जाएं। आर्नोल्ड, इस तरह दिखोगे तो बहुत जल्दी पकड़े जाओगे। तुम्हें एक सिंपल सा भेष बनाना होगा। इसके अलावा मेडिवल समय में लाल बाल वाले लोगों को वैम्पायर समझा जाता था। ओह, फ्रैंकी ने पहले ही तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया है। ये अच्छा है। उसने कुछ ऐसे वैसे बकवास लोगों को इकट्ठा किया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ की पुरानी दुश्मनी के बारे में सभी जानते हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ एक ही बॉडी में दिखेगा। ओह, तो अब तुम्हें भूख लग रही है और अब तुम्हें 2 लोगों का खाना चाहिए। जाओ अपने शिकार की तलाश करो, एक बढ़िया शिकार। बॉन एपेटीट आर्नी। रुको आर्नोल्ड, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या लगा था तुम नेचर कॉल के खिलाफ नहीं जा सकते? बस अपने डॉग की गंदगी को साफ करने के बारे में याद रखना। ब्लड सकर बनने का तरीका। अपने तरीकों के साथ आर्नोल्ड, तुम्हें वेगन बनने के बारे में सोचना होगा। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक डबल क्रिएचर का शिकार भी 2 बार होता है। अब तुम्हें अपनी लड़ाइयाँ छोड़नी होंगी क्योंकि अब तुम्हारा दुश्मन भी एक ही है। यहाँ कोई प्रेयर मदद नहीं करेगी दोस्त। और बिल्कुल, अब तुम्हें लहसुन से भी खतरा है। बेवकूफ कहीं के, तुम शिकार के पहले विक्टिम नहीं हो। 16वीं सदी में फ्रेंच पार्लियामेंट ने सभी शेप शिफ्टर्स को खत्म करने के लिए कानून बनाया था और नतीजे में 1530 से 1630 के बीच में फ्रांस के 30,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए जिन्हें वेयरवुल्फ समझा जाता था। तुम लकी हो आर्नोल्ड। ये ग्रीन पीस के लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं। ये सच में बढ़िया जगह है, काफी सस्पिशियसली मिलती जुलती है। होली क्रैपोली, ये जेसन वोरहीस है। जेसन 7 फुट का लंबा, लड़ाई की खतरनाक भूख रखने वाला पागल आदमी है। भागने और छुपने की कोशिश करना बेकार है। उसके पास अपने शिकार के पीछे अचानक से प्रकट होने की खास शक्ति है। बचने का बढ़िया तरीका है हमला करना। उसके लिए जाल बिछाओ। बिजली में अटकने के बाद जेसन की खतरे से बचने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी, लेकिन उसके पास आरी के अलावा कुछ नहीं। गुड लॉर्ड, तुम हैंड ग्रेनेड वाले बंदर जैसे हो। मैं तुम पर किसी चीज में विश्वास नहीं कर सकता। क्या ट्विस्ट है? जेसन तुम्हें अपने अलावा किसी और मुमकिन तरीके से मरने नहीं देगा। तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? वोरहीस हमेशा दोबारा शुरू करता है, तो तुम्हें जल्दी से प्लान बी लाना होगा। अगर उसे नष्ट नहीं किया जा सकता तो तुम्हें उसकी चलने की शक्ति को कम करना होगा। तुम उसकी टांगों पर कंक्रीट डाल सकते हो और फिर वो तुम्हारे पीछे नहीं आ पाएगा। वैसे वहाँ एक परेशानी है, कंक्रीट को सख्त होने में बहुत घंटे लगेंगे। तुम्हें बस जेसन को देखना है और जब जब वो ठीक होना शुरू होगा तब उस समय उसके लिम्स को नुकसान पहुँचाना होगा। अब तुम हमेशा के लिए साथ हो। घुटनों पर निशाना लगाओ आर्नोल्ड। नुकसान बहुत ज्यादा होगा और ठीक होने में समय लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आर्नोल्ड, सबको हेलो बोलो और गुड बाय भी, क्योंकि अब मैं 1 नैनो सेकंड के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दूंगा। शांत रहो मूर्ख, ये सब साइंस की खातिर है। दिल एक ऐसा पंप है जो खून को पूरे शरीर में 25 माइल्स या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर घुमाता है। रास्ता जो खून ट्रेवल करता है वो 1,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अगर ये सब वेसल्स को सिंगल लाइन में रखें तो वो ग्लोब के आसपास 2 बार लिपट जाएंगी। 3, 2, 1, रुको। हा, क्या तुमने अपनी पैंट में सुसु कर दिया? दिल को कॉन्ट्रैक्ट होने में 4 सेकंड लगते हैं
और उतना ही रेस्ट करने में। अगर हम एवरेज लोगों की जिंदगी में सारे पॉजेस को जोड़ दें तो ऐसा पता लगेगा कि दिल 20 साल से ज्यादा के लिए रेस्ट करेगा। इसलिए कोई भी 1 नैनो सेकंड के लिए थोड़े से पॉज को नहीं नोटिस करेगा। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया कि इसे कैसे ठीक करना है। ध्यान से देखो, दिल 2 मंजिला घर से मिलता जुलता होता है। वहाँ ऊपर 2 कमरे होते हैं जिन्हें राइट और लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं और नीचे वेंट्रिकल। इसके नॉर्मल मोड में आर्टरियम से खून वेंट्रिकल में इतने प्रेशर के साथ पुश होता है कि खून 9 मीटर से ज्यादा शूट होगा या लगभग 30 फीट। फिर वेंट्रिकल खून को लंग्स या ऑटा में पुश करेगा और जिंदगी वैसे ही साधारण चलती रहेगी। लेकिन अगर वेंट्रिकल कम से कम 7 सेकंड के लिए रुक जाए जब दिल के बाकी सारे हिस्से काम कर रहे हैं, तब बूम, खून का अमाउंट 2 गुना हो जाएगा और ये टुकड़ों में फट गया। दुनिया में एक नई महामारी चली है। बीमार लोगों की स्किन पर निशान पड़ गए हैं। एक बहुत अजीब से धब्बे उनके चेहरे पर हो गए हैं। वो लगातार खांसते रहते हैं और उनके आगे के दांत गिर जाते हैं। आइसोलेटेड ना होना पड़े इसलिए लोग मास्क पहनकर ब्लैक मार्केट से वैक्सीन लेने जा रहे हैं। जानबूझकर अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अब तक अप्रूव नहीं हुई है। पर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो पहले की तरह अपनी आम जिंदगी जी सके। आर्नोल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या तुम डेट पर आए हो? ये बढ़िया है, पर शहर के बाहर बने इस कैफे से अच्छी तुम्हें और भी रोमांटिक जगह मिल सकती थी। वो आ गई। वाओ, तुमने उसके तुम्हारे साथ यहाँ डेट पर आने के लिए क्या कहा? ओह, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ कैसे आ गए? आर्नोल्ड, लगता है सूजी मुसीबत में है। एक एवरेज ज़ॉम्बी की स्किन हरी होती है और उसमें से गंदी महक आती है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि ये एक आम गेमर है जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पर नहीं, ज़ॉम्बीज़ अलग खाना खाते हैं। ज्यादातर ये प्यारे प्राणी इंसानों का दिमाग खाते हैं। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? वाओ, इसे कहते हैं एक गन। ये कौन है? वाओ, ये नहीं हो सकता। ये चक नॉरिस है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। अब तो ये सब गए। याइक्स, ये मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है, पर बहुत बढ़िया है। ब्लाइमी, यहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। लगता है बस ये पहलवान ही बचा है। तुम इसे पंच कहते हो। इसे कहते हैं पंच। लगता है ज़ॉम्बी अटैक से तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई है। आर्नोल्ड, सूजी को मत भूलना। क्रिकी, क्या वो अमर है? चक, गाड़ी चालू करो। हाँ, ये सही था। ओह नहीं, देखो आर्नी, तुम्हारे और सूजी में कुछ कॉमन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी उंगलियां भी कट गई। ओह, अब मैं समझा। कितना अच्छा ट्विस्ट है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें मुबारक देता हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, चाहे ज़ॉम्बी से ही। लेकिन तुम भी एक ज़ॉम्बी हो, पर इसमें अलग क्या है? ज़ॉम्बीज़ भी प्यार कर सकते हैं। यहाँ बैठ जाओ और चुन लो कि तुम पहले क्या खाओगे। चलो भी आर्नोल्ड। इनी मीनी माइनी मो। एक बेबी कोबरा की एक बाइट 3 टन के एलिफेंट को मार सकती है। इसके पेट में लगभग बिल्कुल हवा नहीं है, लेकिन जब ये डुबकी लगाते हैं तो सांप 10 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस से 1.5 से 2 घंटों में पचा लेगा। जैसे कि ये चिकन था। जो कुछ भी रहता है उसे एनस से गुजरना होगा। ओह देखो, ये जहर है। अगर ये तुम्हारे खून के संपर्क में नहीं आता तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। व्हाट द हेल। हालांकि जैसे ही ये अल्सर या एक कट में जाता है तो जहर का असर इंस्टेंट हो जाता है। पैरालिसिस, कन्वर्जन्स और 15 मिनट बाद तुम मर जाओगे अगर तुम एंटीडोट का इस्तेमाल ना करो तो। ठीक है, फ्रॉग को किसने आने दिया? 1 ग्राम फाइलोबेट्स जहर एक शहर के सभी लोगों को मार सकता है। क्या एक छोटे जानवर को इस फ्रॉग की ट्रेल पर पैर रखना चाहिए? टॉक्सिन उसे तुरंत मार देगी। अगर तुम अपनी त्वचा पर जहर की एक छोटी सी बूंद भी डालते हो, बूम, तुम मर गए। फ्रॉग पेट में जाने के 30 सेकंड बाद मरेगा और 10 मिनट की दर्दनाक मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और जहर के लिए कोई एंटीडोट नहीं बनी, इसलिए तुम ढूंढना बंद कर सकते हो। और अगर स्कॉर्पियन का जहर फाइलोबेट्स जहर में मिल जाए तो इसकी ताकत 12 गुना बढ़ जाएगी। वो 3 दिनों से जंगल में घूम रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि वो टैक्सी के पैसे बचाना चाहता है। अरे नहीं, आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ये मत कहना कि तुम इस लेक से पानी पीने वाले हो।
पर चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर लीच तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं तो उनको तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय नहीं मिलेगा। वो तुरंत तुम्हारे पेट में घुल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर एक से ज्यादा लीच है दोस्त। तुम एक सोशल प्रोग्राम का चेहरा बन चुके हो। लीच के लिए अफोर्डेबल घर। इस दुनिया में 500 से ज्यादा प्रकार के लीचेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 से ही इंसान का फायदा होता है। 335 लीचेस को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं तुम्हारा सारा खून चूसने के लिए, और तुम पर आर्नोल्ड 1000 लीचेस हैं। एक सेकंड मायने रखता है। अब लीची से पीछे छुड़वाने के लिए तुम्हें सॉल्ट वाटर पीना होगा। माफ करना आर्नी, मेरे पास कोई और बोतल नहीं थी। उस लेक से पानी पीने का आइडिया बहुत बुरा था आर्नोल्ड। यहाँ तक कि लीच भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। इसके न्यूरॉन्स का इस्तेमाल लीच्यूलेटर नामक बायोलॉजिकल कंप्यूटर में होता है। वो प्राइम नंबर ऐड कर सकता है और तुम नहीं। लेकिन खुशी मनाने की इतनी जल्दी मत दिखाओ आर्नोल्ड। लगता है तुमने किसी तरह से इन खतरनाक छोटे ड्यूड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हिलो मत दोस्त। आर्नोल्ड, बीज को तुम्हें काटने दो। बीज का जहर अच्छा होता है। उसमें काफी फायदेमंद सब्सटेंस होते हैं जो कि जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे केस में तुम बीज के काटने से नहीं, हीट स्ट्रोक से ही मर जाओगे। बीज से ढके रहने पर तुम्हारे शरीर का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आर्नोल्ड, तुमने बढ़िया किया। वैसे मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी को डिसेबल कर सकती है। बीज एक बहुत सारे सेंसर्स वाले नेविगेशन सिस्टम की तरह है, बिल्कुल एक छोटे एरोप्लेन जैसे। बिल्कुल। फिर जब उड़ रहे हों, जैसे कि बड़े प्लेन्स में होता है, मोबाइल फोन बंद रहने चाहिए। वैसे अगर तुम मोबाइल फोन को 900 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करते हुए बीज के छत्ते में डाल दो, फिर सारी बीज वहां से 10 मिनट में भाग जाएंगी और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। तो तुम एक स्पर्म व्हेल के अंदर हो, पर तुम भाग्यशाली क्यों हो? तुम स्पर्म व्हेल के दांतों से फिसल गए। हर एक दांत का वजन 2.2 पाउंड होता है और ये तुम्हारी किसी भी हड्डी को कुचल सकता है। यहाँ थोड़ा अंधेरा है। स्पर्म व्हेल के अंदर से रोशनी कहाँ से आ रही है? तुम्हारे आसपास काफी सारा पानी, मछली और प्लैंकटन है। सभी प्राणियों के IQ तुमसे ज्यादा है। अब तुम्हारे पास यहाँ से बाहर जाने के 2 तरीके हैं। स्पर्म व्हेल का गला डायमीटर में सिर्फ 20 सेंटीमीटर का होता है, इसलिए हमारी मदद के बिना तुम पेट में नहीं जा सकते। तुम्हारी कहानी यहाँ खत्म होती है। स्पर्म व्हेल के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना कंसंट्रेटेड होता है कि तुम्हें काफी सारे केमिकल बर्न सहने होंगे और सदमे से दर्दनाक मौत मरोगे। दूसरा तरीका काफी ज्यादा मुमकिन है। अब स्पर्म व्हेल अतिरिक्त पानी और जो भी खाने लायक नहीं है उससे छुटकारा पाने के लिए शुरू हो जाएगी। अगर तुम भाग्यशाली हुए तो तुम भी। व्हेल 200 मीटर की गहराई पर तैरती है, लेकिन तुम्हारी तरह छोटा और बिना तैयारी का कमजोर, बिना इक्विपमेंट के केवल 20 मीटर की गहराई तक ही बच सकता है। पर यह क्या है? क्या तुम्हें स्मोक की स्मेल आ रही है? स्पर्म व्हेल के अंदर से स्मोक कहाँ से आ रही है? आर्नोल्ड, इस 558 फीट के मार्क पर ध्यान देना। ये ठीक इस गहराई पर है जहाँ इंसान पानी के प्रेशर से चपटा हो जाएगा। चलो तुम्हें ढंग से तैयार करें, शुरू करें। और ये दरवाजा दोनों को संभाल नहीं सकता। चलो कूद जाओ। सनलाइट सिर्फ 0.6 माइल्स की दूरी तक ही आ सकती है। आर्नोल्ड, देखो, ये है हाइड्रोथर्मल स्प्रिंग्स, जिन्हें ब्लैक स्मोकर्स कहते हैं। वो 842 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर पानी बाहर निकालते हैं। इन गर्म सोर्सेज की वजह से मैरियाना ट्रेंच के सबसे नीचे वाले हिस्से पर लगभग 39.2 डिग्री तापमान होता है। खैर, हम यहाँ नीचे वाले हिस्से पर हैं। यहाँ पर प्रेशर 108.6 मेगापास्कल है। ये सतह से 1000 गुना ज्यादा है। यहाँ पर 1.7 टन प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर है। अगर तुम्हारे पास सबमरीन नहीं होती तो तुम एल्युमिनियम फॉइल की मोटाई जितने चपटे हो जाते। ऐसा लगता है यहाँ कोई मेगालोडॉन नहीं है। ज्यादा प्रेशर की वजह से इस गहराई पर सारी चीजें चिपचिपे म्यूकस में बदल जाती हैं। तो तुम यहाँ घर पर हो। चलो बाहर चलें। ठीक है, तुम वहाँ हो। समय की यात्रा करने वाले का नियम याद है? वहाँ के रहने वालों की जिंदगी में दखल नहीं करना, जैसे कि ये वाला उदाहरण के लिए। नहीं तो आप हर तरह के इंसान के विकास के बदलाव को खतरे में डाल सकते हैं। आर्नी, ये बियर नहीं है। अपनी ताकत से उठो और यहाँ से निकल जाओ। एक टी-रेक्स 12 माइल्स प्रति घंटे तक की गति पकड़ सकता है। तुम्हारे अभी के आकार के हिसाब से तुम प्रार्थना शुरू कर दो।
आखिरकार इस लिजर्ड के काटने की ताकत मेगालोडॉन की लगभग 2 गुना है और उसकी मसल की ताकत से आसानी से वो हिप्पो को उछाल सकता है। आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, देखो तुमने कहाँ पैर रखा। सीधा सीधा मत भागो, टेढ़ा मेढ़ा होने की कोशिश करो। 7 टन का वजन और 13 मीटर की शरीर की लंबाई टी-रेक्स को सही में बेढंगा जीव बनाता है। उसे अपने शरीर को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए 4 सेकंड लगते हैं, तो यहाँ तुम्हारे लिए अच्छी शुरुआत है। और अगर डायनासोर गिर जाए तो वो सही में खुद को नुकसान पहुँचा सकता है। बताने की जरूरत नहीं कि खड़े होना उसके लिए आसान बात नहीं है। आर्नी, इस बंदे से आर्म रेसलिंग में खुद की जिंदगी दोबारा जीतने की कोशिश करने के बारे में क्या ख्याल है? तैयार हो? जाओ। टायरानोसॉरस के आगे के अंग उसके पूरे शरीर से मिलते जुलते नहीं दिखते, लेकिन फिर भी वो 3 फीट लंबे हैं और बाइसेप की मसल 420 पाउंड का वजन उठा सकती है, जो तुम्हारे पूरे शरीर के वजन का लगभग 3 गुना है। यहाँ एक बढ़िया पॉइंट है, टी-रेक्स अपनी बाजुओं को घुमा या मोड़ नहीं सकता, तो सही टेक्निक के साथ तुम्हारे पास जीतने का मौका है। चलो भी आर्नी, जानवर को दिखा दो कि यहाँ डायनासोर्स का राजा कौन है। ध्यान से, यहाँ चींटियां हैं। और ये क्या है? आपको पता है कि मॉस्किटो की थूक में एंजाइम्स होते हैं जो किसी को भी बेहोश कर देते हैं और फिर उसका खून पी लेते हैं। लेकिन फीमेल्स को खून अपने लिए नहीं चाहिए होता, वो उसे अपने बच्चों को खिलाती हैं। और हाँ, सिर्फ फीमेल ही खून पीती हैं और मेल फ्लावर पॉलन खाते हैं। सांस ना लेना ही ठीक रहेगा। भूखी फीमेल को 20 मीटर दूर से ही CO2 की स्मेल आ जाती है और मेंथॉल गम काम नहीं आएगी। वो तुम्हें तुम्हारी बॉडी की हीट से भी ढूंढ लेंगे, लेकिन 1000 मॉस्किटो मिलकर भी तुम्हारा सारा खून नहीं पी सकती। इसके लिए मिलियन या 100,000 भूखे इंसेक्ट की जरूरत है। ओह नहीं आर्नोल्ड, तुमने बुलेट आंट कॉलोनी को परेशान किया। जब वो काटती हैं, स्किन जल जाती है। बिल्कुल ऐसा दर्द होता है जैसे असली की आग हो। खून में नैरोटॉक्सिन, पनेराटॉक्सिन आ जाता है, जो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, लिम्स को पैरालाइज करता है और मसल्स में दर्द भी होता है, जो 36 घंटों तक रहता है। 1000 आंट्स के काटने के बाद आपके अंदर इतना सारा नैरोटॉक्सिन आ जाएगा। ओह, तुम्हारी जबरदस्त बैटल चल रही है। उप्स, एक छोटी सी फ्लाई के बीच में आने के बारे में नहीं सोचा था, है ना? हे आर्नोल्ड, मैं तुम्हें इनसे उलझने के लिए नहीं कहूंगा। किसे पता ये क्या कर दें। थोड़ा अजीब है कि फ्लाइज इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है और इनकी सबसे खतरनाक स्पीशीज साउथ और सेंट्रल अमेरिका, साथ ही साथ अफ्रीका में मिलती है। जैसे कि बोट फ्लाई जो जानवरों के अंदर अंडे देती है, या फिर हॉर्स स्टमक बोट फ्लाई जो घोड़ों के अंदर अंडे देती है। जानवरों के अंदर जाकर लार्वा उनके पेट या इंटेस्टाइन में नेस्ट बनाने लगते हैं। यक। और फिर आती है शीप नोज बोट फ्लाई जो शीप में लार्वा देती है। ये अंदर डेवलप होती है और बीच में आने वाले सारे इंटरनल ऑर्गन्स को खा जाती है। लेकिन लार्वा मैन बोट फ्लाई से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं है। एक ऐसा लार्वा जो इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। ये फ्लाई सिर्फ ह्यूमन मीट ही खाती है और ज्यादातर इंसान के मांस को ही पसंद करती है, और खास करके उसके दिमाग को। याइक्स! ये लार्वी ज्यादातर अपने खाने को लेकर खुले हुए जख्मों से अंदर घुसते हैं, लेकिन ये बहुत ही शांति से मुंह, आंख और कानों से भी अंदर चले जाते हैं। और अब जरा सोचें कि एक इंसान के शरीर में 10,000 लार्वी हों। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि उन्हें सिर्फ 2 से 3 दिन लगेंगे उसे अंदर से पूरा खा जाने में। बिना किसी दवाई के ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, अफेक्टेड एरिया को फ्रेश बेकन से कवर कर लें। नहीं, सच में, फिर लार्वा उसकी खुशबू से ही बाहर आ जाएंगे। दूसरा तरीका है कि अंदर जाने वाले रास्तों पर वैसलीन लगा लें। ऑक्सीजन की कमी से लार्वी वहीं फंस जाएंगे और उनका दम घुटने लगेगा। ये काम कर गया। आर्नी, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुम अब स्विस चीज की तरह लग रहे हो। फिर भी मैं कहता हूं कि तुम अब फ्लाई से बचकर ही रहना, ठीक है दोस्त?
जो समाज की बनाई हुई चीजों के मजे ले रहा है ना आर्नी? पर याद है ना दोस्त, इन सब के लिए तुम्हें अपने बिजली के बिल समय पर भरने होंगे। और मैंने हजारों दफा बताया है कि एडवर्टाइजमेंट बनी ही इसलिए है कि वो तुम्हें कंगाल कर सके। तो अब झेलो, तुम अंधेरे में ही बैठो, तुम इसी के लायक हो। अरे यार, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हमारे आसपास इतने सारे बैक्टीरिया हैं जो अपने खाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर से यूजलेस एनर्जी जनरेट करते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि चलो एक बैक्टीरियल पावर प्लांट बनाएं जो आपकी पूप को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा। आपके सारे गैजेट्स के लिए काफी नहीं है ना? पर आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो? बैक्टीरिया बहुत बहुत छोटे होते हैं, मुझे पता है। चलो इन्हें बड़ा करते हैं। एक बिल्ली के साइज का बैक्टीरिया हमें 46,000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देगा और हमें और बैक्टीरिया और ज्यादा फ्यूल मिलेगा। अमेरिका एक दिन में 128 बिलियन लीटर सीवेज इकट्ठा करता है। इससे हम पूरे एक शहर को बिजली दे सकते हैं और इससे वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जाइनॉर्मस हेलो बैक्टीरिया जो सिर्फ नमक खाता है, वो ओशन से हमें फ्री एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है और डेजर्ट रीजन में पानी पहुंचा सकता है। हर रोज 3.5 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट फेंका जाता है। एंड बिग्निफाइड आइडोनेला सकेनेसिस इस प्लास्टिक को एनर्जी में रिसाइकल कर सकता है। तो फिर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क भी खोल सकते हैं, जहां बाकी के फ्यूल हर साल 37.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। वहीं बैक्टीरिया एनर्जी बिल्कुल प्योर है और सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ती है। ये एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया है। आर्नोल्ड, तुमने तो इंसानों की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया और इस बिजनेस में इतने पैसे भी कमा लिए। आर्नोल्ड, उठो। क्या तुम फिर से कैट के साइज के बैक्टीरिया के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में ही हो सकता है। जैसे ही बैक्टीरिया अपने मैक्सिमम साइज में पहुंचता है, वो 2 में डिवाइड हो जाता है और ये हर 20 मिनट में होता है। तो सिर्फ 6 घंटे में एक बैक्टीरिया 25,000 गुना बढ़ सकता है और तुम्हारे कर्जे भी इसी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और इसमें नहीं, सही से करो यार। इस तरह के एक्सपेरिमेंट 1950 में यूएसए में किए गए थे। उनका गोल था सोल्जर्स में अनोखी एबिलिटीज डालना ताकि वो कोल्ड वॉर में बढ़िया तरीके से लड़ पाएं। टेस्ट के लिए एलएसडी दिया गया क्योंकि एलएसडी न्यूरल कनेक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। आर्नोल्ड, अपने आप को संभालो। रैट भी उससे तेज सीखता है। खैर, ये सच है, ये कोई नॉर्मल रैट नहीं है। उसके दिमाग में एक चिप है। साइंटिस्ट ने 2013 में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना प्रूव किया था। रैट अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया, उनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड और इंटरनेट की बदौलत। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क एक साथ टेलीपैथी डेवलप करने के सभी अलग अलग तरीकों को अपनाने की कोशिश करने लगा है। आर्नोल्ड, रुको, तुमने अभी तक अपनी नई स्किल आजमाई नहीं है दोस्त। माइंड रीडिंग के बहुत फायदे हैं। अब लोग तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना होगा। उनकी सोची हर बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। रिश्तों में इसका फायदा भी है। तुम तुरंत जान सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं। तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो और तुम अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें? झूठ या फरेब के बिना एक दुनिया, या शायद नहीं। हे मिस्टर, नाराज मत होना अगर उसने सोचा कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। हे भगवान, ये तो मुसीबत है। नहीं आर्नी, रुको, इसके बारे में सोचना भी मत। 20 जुलाई को आर्नोल्ड एक अंतरिक्ष यात्रा में गया था। 27 तारीख को वापस आने के बाद उसने पाया कि धरती पर एक भी आदमी नहीं बचा। सब कुछ गलत हो गया है। टेलीफोन्स और माइक्रोवेव्स काम नहीं करते। ऊबर को साइकिल और हॉर्स ड्रान कार्ट में बदल दिया गया है। घरों में लैंप्स की बजाय फिर से मोमबत्तियां जलाई गई हैं।
ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिन जगह में ज्यादातर लड़के काम करते थे वो अब रुक गए हैं। आर्नोल्ड, तुम क्यों भाग रहे हो? हर दिन तुम्हारा शरीर 70 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पैदा करता है। तुम हर रोज 8 औरतों को फिजिकली फर्टाइल कर सकते हो, पर जब से काफी लड़कियों ने तुम्हें छूने से मना किया है, तब से ये फैसला किया गया है कि एग सेल्स में नकली तरीके से सीड डाला जाए और इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन की संख्या बढ़कर 15 मिलियन हो गई है। अब तुम कार्डेशियन सिस्टर से भी ज्यादा पॉपुलर हो। अब तुम नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर बन गए हो। लड़कियां आपको खुश करती हैं और तुम्हारा ध्यान रखती हैं। पर इसकी एक बुरी साइड भी है। तुम एक कैदी हो और तुम्हें देश छोड़ने या अपनी जिम्मेदारी से बचने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा सीट दुनिया में किसी भी कीमती मेटल से ज्यादा कीमती है और जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये सब खत्म हो जाएगा। नहीं, 14 साल में जब लड़के ट्रांजिशन एज में आना शुरू करते हैं और पहला सीड आता है। पापा,